हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द सीजीपीएससी कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर की लास्ट क्लास हमने देखी थी जिसमें हम पढ़ रहे थे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर की कार्य पद्धति। ठीक है, तो उसमें हमने ब्लॉक डायग्राम को देखा था और देखा था उसमें बेसिकली हमने जिस चीज को फोकस किया था वो था हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू को जो हम पढ़ रहे थे, लगभग लगभग हमने अपनी उस क्लास में सीपीयू की सारी वर्किंग प्रोसीजर देख लिया था कि किस प्रकार से सीपीयू में डाटा आता है, किस तरीके से वो प्रोसेस होता है, कैसे डाटा पहले हार्ड डिस्क से रैम में आता है, रैम से किस तरह से वो आपके सीपीयू में जाता है, सीपीयू में सबसे पहले वो कहाँ जाता है, मेमोरी रजिस्टर में जाता है। सॉरी, सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, आपका कंट्रोल यूनिट में जाएगा। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, आपके डाटा को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, दोबारा वो फिर रैम में जाएगा। रैम के बाद वो डाटा कहाँ आता है, आपका मेमोरी रजिस्टर में आता है और मेमोरी रजिस्टर से वो प्रोसेस होने के लिए एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में जाता है। यहां तक आप लोगों ने हमने ब्लॉक डायग्राम और कंप्यूटर का जो वर्किंग प्रोसीजर को, कंप्यूटर की कार्य पद्धति को हमने देखा था। चलिए उसके आगे आज क्लास शुरू कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, है ना। यहां से तो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनता है, आप सभी को पता भी होगा, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा होगा तो आपको पता होगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से 1 से 2 क्वेश्चन तो हर साल बनते ही हैं। चाहे कंप्यूटर 5 नंबर का ही क्यों ना आए, चाहे कंप्यूटर 50 नंबर का ही क्यों ना आए, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, अब सिंपल क्वेश्चन यदि पूछ दिया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, आपको एक एक एग्जाम एक ऑप्शन दे देगा आपको इनपुट का, सपोज माउस, और 3 आपको ऑप्शंस दे देगा आउटपुट डिवाइसेस की। तो वो तो लगभग लगभग सारे स्टूडेंट्स कर लेते हैं। यदि वो इस टॉपिक से, इनपुट आउटपुट डिवाइस से कुछ टफ या मैं कहूं कि थोड़े मतलब इजी से ऊपर मॉडरेट लेवल के प्रश्नों को यदि डालना चाहे, जो कि कई बार पूछ भी चुका है, तो वहां पास हम कई बार फंस जाते हैं। कई बार हम फंस जाते हैं, हमको इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स याद तो होते हैं पर सारे के सारे एग्जांपल्स याद नहीं होते हैं। हमको आउटपुट डिवाइस भी याद होते हैं पर ऐसी कौन सी डिवाइसेस होती हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों होती हैं, इसको भी हमें समझना बहुत जरूरी होता है। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, है ना। तो वो आपको मैं क्लास में ही बताऊंगा, बीच में ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। सारा का सारा राज मैं स्टार्टिंग में नहीं खोलूंगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को जिस लेवल पे इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ाऊंगा, विश्वास मानिए बहुत ही शानदार तरीके से आपका जो चैप्टर है ना, एडवांस लेवल का पेपर हो जाए, मॉडरेट लेवल का हो जाए, इजी लेवल का पेपर आ जाए, कैसा भी पेपर आ जाए। और उससे भी अच्छी बात यह कि एक बार आपको क्लास में पढ़ना है, यदि आपने ध्यान से वीडियो लेक्चर को सुन लिया, क्लास को ध्यान से आपने सुन लिया, एक बार नोट कर लिया, मैं आपको बता रहा हूं दोबारा आपको एग्जाम के समय यदि आप नहीं भी पढ़ते हैं, वैसे तो आपको कम से कम एग्जाम में जब भी आप जाते हैं तो हर सब्जेक्ट का आपका 2 से 3 बार का रिवीजन होना ही चाहिए। जिन स्टूडेंट्स का 2 से 3 बार का रिवीजन होता है वो सिलेक्शन पाने के सबसे ज्यादा हकदार होते हैं। ठीक है, यदि आप बाय द वे आप रिवाइज नहीं कर पाते हो तो भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये आपके दिमाग में छपेगा, जिस तरीके से मैं आपको आज समझाने वाला हूं। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम चालू करते हैं। चलिए, लेकिन उसके पहले जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, क्या मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में क्या बताया था, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, है ना, और कंप्यूटर की कार्य पद्धति के बारे में मैंने आपको बताया था। तो वहां मैं आप लोगों को 3 चीज बताया था जब मैं आपको सीपीयू का वर्किंग प्रोसीजर समझा रहा था दोस्तों। तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से क्या था हमारे पास में, ये मैंने आपको 3 ब्लॉक बना के दिखाए थे, है ना। यदि आपको याद आ रहा होगा तो ध्यान से देखिएगा इस तरीके से, आइए समझिएगा। इसको हमने क्या नाम दिया था, ये क्या था, ये था हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। ये क्या था हमारा सेकेंडरी, ये हमारा था सेकेंडरी स्टोरेज। इसको हम और क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। या हम क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा था, ये हमने देखा था प्राइमरी मेमोरी। ये क्या थी आपकी प्राइमरी, ये थी प्राइमरी मेमोरी। इसको हम क्या बोलते थे, यदि आपने देखा होगा मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी का अर्थ क्या होता है, रैम। ये आपने देख लिया था। आइए इसके बाद में यहां हमने क्या देखा था, यहां हमने 3 चीज देखी थी। एक क्या देखा था, आपका कंट्रोल यूनिट। दूसरा क्या हमने देखा था, यहाँ पास अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। और बताइए तीसरा हमने यहाँ पास क्या देखा था, तीसरा क्या देखा था, सबसे पहले हमने यहाँ देखा था आपका कंट्रोल यूनिट। दूसरा हमने यहाँ देखा था अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, एएलयू जिसको बोलते हैं। और तीसरा हमने यहाँ देखा था मेमोरी। ठीक है, क्या, मेमोरी रजिस्टर, मेमोरी रजिस्टर हमने यहाँ देखा था। यहां तक अपने लास्ट क्लास में समझा था।
और मैं आप लोगों को उसका वर्किंग प्रोसीजर समझा रहा था। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पास क्या होता है, आपके सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होता है, यहाँ क्या होता है, बताइए मेरे को लिख के आप बताइए। यहाँ पास क्या था, यहाँ हमने देखा था इधर क्या था, प्रोग्राम। जो भी हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं वो क्या थे, आपके सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होते हैं, सेव होते हैं, सेकेंडरी में प्रोग्राम्स। यहाँ क्या होते हैं, सेकेंडरी में प्रोग्राम्स होते हैं, हार्ड डिस्क में प्रोग्राम्स होते हैं। अब क्या करते हैं हम इन प्रोग्राम्स को सेकेंडरी स्टोर से जो भी डाटा या प्रोग्राम होता है उसको कहाँ आता है, पहले वो आपके रैम में आता है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रैम क्या होता है, रैम वेटिंग रूम ऑफ, इसको वेटिंग रूम ऑफ क्या कहते हैं, सीपीयू। रैम को वेटिंग रूम ऑफ सीपीयू कहते हैं। तो सबसे पहले आपके जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कहाँ आते हैं, रैम में आते हैं। ठीक है। और मैंने आपको आटे की चक्की का एक, गेहूं की चक्की का एक मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, और वहां से मैं आप लोगों को समझाना ये चाहता था कि बेसिकली रैम का क्या यूज होता है। देखिए कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर सिक्वेंशियल काम करता है। उसको यदि इंस्ट्रक्शंस और डाटा मिलने में यदि देरी होगी तो उसकी ओवरऑल क्षमता में, जो ओवरऑल उसकी कैपेसिटी होगी, वर्किंग कैपेसिटी होगी, उस पर इफेक्ट आएगा। तो कंप्यूटर को लगातार डाटा और निर्देश चाहिए, यदि उसमें देरी होगी तो उसके परफॉर्मेंस में डिले आएगा। तो क्या रहता है कि जो हमको कंप्यूटर से काम करवाना है ना, तो सबसे पहले वो यहाँ अस्थायी रूप से, इसमें रैम में आपके अस्थायी रूप से डाटा और निर्देश यहाँ पास रहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इधर आने के पहले हम एलयू में कुछ काम करवाएं तो सेकेंडरी से लाके हम सीधे उसको पहले रैम में रख लेते हैं। इसलिए डाटा जब यहाँ रैम में रहता है ना, वो अस्थायी रूप से रहता है और आपके सेकेंडरी में स्थायी रूप से रहता है। फिर हमने ये देखा था कि रैम से डाटा कहाँ आता है, रैम से डाटा आता है कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट में क्या करता है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उनको वेरीफाई करता है, उनको चेक करता है कि डाटा जो आपके डाटा और इंस्ट्रक्शंस है वो सही है कि नहीं है। एक बार क्या हो गया, जो आपका डाटा और इंस्ट्रक्शंस चेक हो गया कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो दोबारा वो कहाँ जाएगा, दोबारा वो कंट्रोल यूनिट से रैम में जाएगा। अब वो फिर से दोबारा चेक होकर रैम में आ गया। अब देखिए क्या होता है, रैम के बाद में ये रैम में आ गया आपका वेरीफाई होके, फिर क्या होता है कि रैम से वो डाटा कहाँ आता है, आपका मेमोरी रजिस्टर में आता है। और मैंने आपको बताया था कि जो आपका सीपीयू है, ये क्या है आपका सीपीयू, ये क्या है, ये पूरा का पूरा आपका सीपीयू है। और मैंने आपको बताया था जो आपका सीपीयू होता है, सीपीयू के तीन भाग होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट सीयू, दूसरा होता है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट एएलयू, और तीसरा बताइए क्या मेमोरी यूनिट सीपीयू का एक भाग होता है। तो आप बताएंगे मेमोरी यूनिट सीपीयू का भाग नहीं होता है। क्यों, मेमोरी यूनिट अर्थात क्या, रैम। और मैंने आपको कल मदरबोर्ड का एग्जांपल में बताया था कि रैम और सीपीयू दोनों ही मदरबोर्ड के भाग होते हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग होते हैं। अर्थात मेमोरी यूनिट सीपीयू का भाग नहीं होता है। सीपीयू में एक मेमोरी यूनिट होती है, उसको हम बोलते हैं मेमोरी रजिस्टर। तो मेमोरी रजिस्टर जो होता है ना, वो सीपीयू का भाग होता है। और यहाँ पास क्या होता है, यहाँ पास बहुत कम समय के लिए जो आपके डाटा और इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पास देखिएगा ये जो आपका क्या आ रहा है, डाटा आ रहा है, और क्या आ रहा है, इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। डाटा और इंस्ट्रक्शन यहाँ पास बहुत कम समय के लिए मेमोरी रजिस्टर में बहुत कम समय के लिए रहते हैं। और इसके बाद में जब डाटा आपका रैम से किधर आ गया, आपके सीपीयू में, आपके मेमोरी रजिस्टर में आ गया, फिर वो जाता है प्रोसेस होने के लिए कहाँ, एएलयू में। एएलयू में जो भी आपने डाटा और इंस्ट्रक्शंस दिए वो प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के बाद में फिर वो वापस कहाँ आएगा, पुनः वापस वो कहाँ आएगा, आपके मेमोरी रजिस्टर में आएगा। और मेमोरी रजिस्टर के बाद में वो वापस कहाँ आएगा, आपके रैम में आएगा। और अब रैम में आ गया तो ये रैम में क्या आ गया, आपका प्रोसेस डाटा आ गया, अर्थात आपका आउटपुट आ गया। वो क्या होता है, प्रोसेस डाटा का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन, या हम कहते हैं जिसको व्यवस्थित आंकड़े। वो कहाँ आ गए, रैम में आ गए। अब आपको इसको सेव करना है तो आप इसको सेकेंडरी स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। और यदि आप अपने जो आपने रिजल्ट चाहा है उसको यदि आप सेव नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको सेव ना करें, वो रैम में कुछ देर रहेगा और बाद में वो जैसे ही आप सिस्टम को ऑफ करेंगे तो वो चले जाएगा। इसीलिए रैम को हम क्या कहते हैं, स्थायी। रैम को हम क्या कहते हैं, रैम को हम अस्थायी मेमोरी कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जो कि डाटा यहाँ पास जब रहता है, कब तक, जब तक की पावर सप्लाई है। जैसे ही आपने सिस्टम को ऑफ किया तो जो डाटा उसमें था वो चले जाता है, नष्ट हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को ये समझाया था। अब यहां से मैंने आपको एक बात और बतलाई थी, यदि आपको ध्यान में आ रहा होगा, एक शब्द मैंने बतलाया था क्या आपको, बस, BUS। बस मतलब क्या होता है, जो हम यात्रा, जिस बस में हम यात्रा करते हैं वो वाली बस नहीं, बस जिस सड़क में चलती है वो क्या होती है, मार्ग। तो ये जो कुछ भी डाटा का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सेकेंडरी से प्राइमरी में आ रहा है, प्राइमरी से आपके सीपीयू में आ रहा है, फिर सीपीयू के अंदर काम हो रहा है, फिर वो सीपीयू से रैम में आ रहा है और दोबारा सेकेंडरी में जा रहा है। ये जितना कुछ डाटा का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है
उसको कुछ ना कुछ तो मार्ग चाहिए ना। जैसे आपके रूम में आपको बल्ब चलाना है या ट्यूबलाइट चलाना है, जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइस चलाना है, उसके लिए आप सप्लाई खींच के लाते हो, वायर लाते हो ना, तो वो वायर क्या है, उसके लिए पाथ है, उसके लिए एक मार्ग है। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर में भी हम जो हमारे जो वायर सप्लाई होती है, तो वो हमारे घर समान नहीं होती है। यदि आपने कोई चिप देखी होगी, जो सपोज यदि आप लोगों ने मदरबोर्ड देखा होगा या कोई भी चिप देखी होगी, तो उसका जब आप पलटा के देखते हैं तो पीछे आपको क्या रहता है, ऐसे इस टाइप से आपको मतलब ना सिल्वर लाइनिंग दिखाई देती है ना, सिल्वर लाइनिंग दिखाई देती है इस टाइप से। तो वो क्या रहता है, उसको हम बोलते हैं बस, उसको हम क्या कहते हैं, बस। तो एक होती है इंटरनल बस, जो आपका मदरबोर्ड रहता है उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं उनके उनको मार्क देने के लिए, उनको ट्रांसफॉर्मेशन रोड देने के लिए। और एक होता है एक्सटर्नल बस, वो क्या काम करता है, जो आपके पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, तो उनको जब आप मदरबोर्ड से जोड़ते हैं तो उनको मार्क देने के लिए, वो होता है एक्सटर्नल बस। अच्छा, जब आप सीपीयू में पढ़ रहे हैं तो सीपीयू में बस 3 टाइप की होती है। पहला क्या होता है आपका, मैंने आपको बताया था डाटा बस। मैंने आपको बताया था क्या, पहला डाटा बस, दूसरा मैंने आपको बताया था एड्रेस बस, और तीसरा मैंने आपको बताया था क्या, आपका कंट्रोल बस। कंट्रोल बस, ये क्या तीन टाइप की क्या है, हमारे सीपीयू बस होती हैं। अब आप यहां पास देखिएगा, डाटा बस का मतलब क्या होता है, जो डाटा के लिए रास्ता दे, जो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमको रूट दे, मार्ग दे। एड्रेस का मतलब क्या है, वो एड्रेस के लिए। और एड्रेस मैंने आपको बताया था ना, जो भी आप डाटा और इंस्ट्रक्शंस रैम में ला रहे हो, तो उसका कोई नाम नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शन का एड्रेस बोलते हैं। तो वो क्या होता है, तो जब आपका सेकेंडरी से प्राइमरी मेमोरी में डाटा आता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये इसका एक एड्रेस है। उस डाटा का, हर एक डाटा का अपना एक एड्रेस होता है। अब जब वो आपका सीपीयू में आता है, तो उस एड्रेस को सीपीयू तक लाने के लिए एड्रेस बस का प्रयोग किया जाता है। और जो कुछ भी आपके कंप्यूटर में, या हम कहें कि आपके सीपीयू में जो कुछ भी कंट्रोलिंग का काम होता है, किसी भी प्रकार के फंक्शन को जब कंट्रोल करना होता है, तो जो सारे कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो किसके माध्यम से जाते हैं, वो जाते हैं कंट्रोल बस के माध्यम से। तो आपको नाम से पकड़ लेना है। यदि आपसे कहता है कि किस बस का प्रयोग कंप्यूटर में सभी प्रकार के नियंत्रण अर्थात कंट्रोलिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, तो आप बतलाएंगे वहां से कंट्रोल बस। एड्रेस के लिए एड्रेस बस, डाटा के लिए डाटा बस। तो बस केवल आपको नाम पकड़ना है, और जिस डाटा पूछ रहा है तो डाटा के लिए जिस बस का प्रयोग करते हैं डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या डाटा के ट्रांसफर के लिए, वो डाटा बस हो जाएगा। तो यहां तक आपको याद हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने, मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूं। वो 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां से कम हमारा 5 से 7 क्वेश्चन और डेवलप होंगे। देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। और ये जो भी हमने समझा है, ये सारा का सारा प्रोसीजर भी आप लोगों को बहुत और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में मैं आपको वो 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, और फिर हम बढ़ेंगे अपने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की ओर, जो कि हमारा नया टॉपिक है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को ये समझाया था, है ना, और आज मैंने दोबारा आप लोगों को समझा दिया। वो इसलिए क्योंकि जो 2 क्वेश्चंस लास्ट क्लास में छूट गए थे, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसे, ठीक है लास्ट क्लास में नहीं हो पाया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आगे मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं तो वो जो छूट गया वो गया काम से। हड़बड़ी से या किसी भी प्रकार का शॉर्टकट तरीके से मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला। और एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप शॉर्टकट तरीके से यदि पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप भूल जाइए कि आपका हॉस्टल वार्डन में या किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन होने वाला है। कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो चुका है। आप ये सोचें कि मैं बस पीडीएफ पढ़ लूं, मैं कहीं से एमसीक्यू सॉल्व कर लूं, तो वहां से आपकी नैया पार होने वाली है। बिलीव मी, आपको सेटिस्फेक्शन दे सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन आप एग्जाम वहां से नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि आप थ्योरी के नहीं पढ़ते हैं, जब तक कि आपने मेहनत नहीं की है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मैथ्स हो, और क्यों ना वो हिंदी ही क्यों ना हो। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पेपर को नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, 100 में से क्या करेंगे, 100 में से 50-55 ले आएंगे, खुश हो जाएंगे कि यार मेरा 100 में से पहले अटेम्प्ट में 50 नंबर आ गया, 55 नंबर आ गया। वो खुशी किसी काम की नहीं है। हर साल आपका ऐसे नंबर आते रहेंगे, 100 में से 50, 55, 60 नंबर, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। कुछ भी मैं ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ कि जो आपको एग्जाम में पूछ ले और आप मेरी क्लास से ना पढ़ के जाएं। तो चलिए, इसको नोट करिए। और यहां से मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं। आप जो बार बार बोलते हैं कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, इतना सारा कुछ कंटेंट यदि आपको मैं पीडीएफ में बना के दूंगा ना, तो 4 दिन तो सिर्फ मेरे को पीडीएफ बनाने में लग जाएंगे। तो इसको आप नोट करिए, समझिए, और यही आपके एग्जाम टाइम में रिवाइज करने को काम में आएगा। ठीक है, तो चलिए समझिए, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले, जो आपको बता रहा हूं 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, उनको देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है
कि एक कंप्यूटर की निष्पादन क्षमता को सामान्यतः किसमें मापा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्या हो गया, कंप्यूटर की निष्पादन क्षमता का मतलब क्या होता है? क्या आप यहां से क्या समझ रहे हैं? यहां से क्या आप उसको स्पीड समझ रहे हैं? निष्पादन क्षमता से मतलब आप क्या लगा रहे हैं, या आप समझ रहे हैं इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी? बताइए यहां से आप क्या समझ रहे हैं? निष्पादन क्षमता का मतलब होता है, निष्पादन क्षमता का मतलब स्पीड से नहीं होता है, कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस से होता है। निष्पादन क्षमता का मतलब कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी होती है, उसको किसमें मापा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है आपको MIPS। मैंने आपको ये 2 से 3 बार बतला चुका हूं कि MIPS का मतलब क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकता है और पूछा भी जा चुका है। तो ये क्या हो गया, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। दूसरा क्या है, DPI, डॉट्स पर इंच। DPI डॉट्स पर इंच, बताइए आप मेरे को कमेंट करके कि DPI किसका मेजरमेंट होता है, किसका मापक होता है। तीसरा है आपका बाइट। मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं कि स्टोरेज के लिए, जब भी हम कभी स्टोरेज की बात करते हैं, भंडारण क्षमता की बात करते हैं, तो स्टोरेज के लिए जो मूलभूत इकाई होती है, जो आपकी बेसिक इकाई होती है, वो क्या होती है, बाइट में होती है, ना कि बिट्स में, बाइट में होती है। हर्ट्ज, हर्ट्ज भी मैं आपको बता चुका हूं। हर्ट्ज क्या होता है, आपने कंप्यूटर में एक शब्द सुना होगा, क्लॉक साइकिल। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉक साइकिल पर सेकंड। अर्थात कंप्यूटर के प्रोसेसर को, CPU को एक इंस्ट्रक्शंस में मिलने में कितना समय लग रहा है, क्लॉक साइकिल पर सेकंड, तो उसका मेजरमेंट किसमें होता है, हर्ट्ज में होता है। और वर्तमान में हम जो आपकी कंप्यूटर की, हर्ट्ज का ही मतलब होता है प्रोसेसर की गति। यहाँ जो हर्ट्ज है ना, यही कंप्यूटर की क्या होती है, स्पीड होती है। और ध्यान से समझिएगा, आपको ये क्या हो गया, हर्ट्ज अर्थात स्पीड, गति। और वर्तमान में जो आप कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, वो उसकी गति कितनी होती है, वो कितने हर्ट्ज में मापा जाता है, तो आप आंसर लेंगे गीगाहर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज में। ठीक है, गीगाहर्ट्ज में इसका आप आंसर लेंगे। चलिए, तो अब हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, MIPS अर्थात मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो आप ओवरऑल परफॉर्मेंस किसी कंप्यूटर की किसमें नापेंगे, MIPS में। इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन में आइए, देखिए क्या बोल रहा है आपका दूसरा क्वेश्चन। CPU की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? A वर्ड लेंथ, B सिस्टम क्लॉक, C मल्टी प्रोसेसिंग, और D ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में सभी। तो समझिए, सबसे पहला क्या होता है, वर्ड लेंथ। इसको हम हिंदी में कहते हैं शब्द परास। नोट करिएगा, शब्द परास। वर्ड लेंथ का मतलब, वर्ड लेंथ का मतलब क्या होता है, शब्द परास। ये समझ में आ रहा है? शब्द परास क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा ना, हम बोलते हैं ना कि जो आपका प्रोसेसर है, जो आपका कंप्यूटर है, वो कितने बिट का है। आपने सुना होगा ना, 8 बिट का है, 16 बिट का है, 32 बिट का आपने सुना होगा, 64 बिट का सुना होगा। उसका मतलब क्या होता है समझिएगा, आपको है ना, सुनते तो है अक्सर, लेकिन समझ में नहीं आ पाता है। उसका मतलब क्या होता है कि आपका जो प्रोसेसर है, वो एक बार में कितने बिट को प्रोसेस कर रहा है। यदि आपका प्रोसेसर एक बार में 32 बिट को प्रोसेस कर रहा है, तो वो 32 बिट का आपका CPU कहलाएगा। तो अब आप ये बताइए कि यदि आपके कंप्यूटर का वर्ड लेंथ ज्यादा होगा, तो आपके प्रोसेसर की स्पीड ज्यादा होगी ना। जो कंप्यूटर यदि 32 बिट का है, अर्थात वो एक बार में 32 बिट को क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। और जो कंप्यूटर 64 बिट का है, 64 बिट का है, अर्थात वो एक बार में 64 बिट को प्रोसेस कर रहा है। तो बताइए, यदि आपका वर्ड लेंथ ज्यादा हुआ, तो आपके कंप्यूटर की गति बढ़ जाएगी। बोलेंगे हाँ सर। दूसरा आते हैं सिस्टम क्लॉक। अब भी मैंने आपको यहां बताया हर्ट्ज में। सिस्टम क्लॉक का मतलब क्या होता है, क्लॉक साइकिल पर सेकंड। आपके CPU को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, यदि एक इंस्ट्रक्शंस में भी मतलब CPU को किसी प्रकार के यदि इंस्ट्रक्शन मिलने में देरी होगी, CPU को किसी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस मिलने में देरी होगी, तो उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस में, उसकी ओवरऑल स्पीड में भी क्या फर्क पड़ेगा। जितनी फास्ट उसको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, उतनी ही क्या होगी, उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो सिस्टम क्लॉक जितनी ज्यादा होगी, कंप्यूटर की सिस्टम क्लॉक जितनी ज्यादा होगी, अर्थात क्लॉक साइकिल पर सेकंड जितना ज्यादा होगा, कंप्यूटर की गति भी उतनी तेजी से बढ़ेगी। तीसरे नंबर पे आता है मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, आप किसी भी बुक को उठा के देखिएगा, आपको मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब समझ में नहीं आने वाला। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा, आप यदि मोबाइल भी लेते होंगे या कंप्यूटर लेते होंगे, तो हमने देखा होगा ना, कंप्यूटर क्या बोलते हैं, डुअल कोर है, फिर क्या बोलते हैं, ऑक्टा कोर है। तो ये डुअल कोर और ऑक्टा कोर क्या होता है, देखिए, आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर है आपका, ठीक है, और ये आपका मदरबोर्ड है। तो मदरबोर्ड में क्या होता है, आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो हमारे जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं, उस मदरबोर्ड में सिर्फ एक CPU होता है। सपोज करिए कि आपके पास में एक मदरबोर्ड है, उसमें एक की जगह 2 CPU है। अब बताइए, यदि आपके मदरबोर्ड में एक की जगह 2 CPU लगा दें,
तो आपके कंप्यूटर की ओवरऑल स्पीड बढ़ जाएगी ना। तो इसी का मतलब होता है मल्टी प्रोसेसिंग, एक सीपीयू की जगह एक से अधिक सीपीयू का प्रयोग करना, इसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। इसी का उदाहरण होता है आपका डुअल कोर प्रोसेसर, मल्टी कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो हम बोलते हैं, वो वही होता है क्या, मल्टी प्रोसेसिंग। अर्थात मल्टी प्रोसेसिंग होने से कंप्यूटर की स्पीड में बढ़ोतरी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सिर्फ दो क्वेश्चन पूरा का पूरा आपका जो वर्किंग प्रोसीजर ऑफ कंप्यूटर है ना, उसको समझाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। और अब आप यदि कहें कि मैं आपको इसका नोट्स बना के पीडीएफ में दे दूं, तो इतना सब कुछ आपको पीडीएफ में कौन समझाएगा। इसीलिए पीडीएफ के लिए हड़बड़ी मत करिए, जो बता रहा हूं उसको नोट डाउन करिए, एग्जाम में वही आपको मिलने वाला है। तो चलिए, ये हमारा जो लास्ट क्लास में कुछ दो क्वेश्चन छूट गए थे, उसको हमने कवर किया। अब बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। क्या पढ़ रहे हैं हम, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, बार बार मैं अपनी क्लास में एक शब्द का यूज कर रहा हूं, वो क्या है आपका, कंप्यूटर सिस्टम। चलिए, कंप्यूटर सिस्टम। अब आप ये बताओ, कंप्यूटर सिस्टम में उसका यूज कौन करता है, यूजर, उपयोगकर्ता। तो उपयोगकर्ता, या हम कहें जो आपका कंप्यूटर है, वो कैसे बाहरी संसार से, जो हम बाहरी संसार का मतलब जो आपका आउटर वर्ल्ड है, जो आपका बाहरी संसार, बाहरी दुनिया, जो आपका कंप्यूटर है, वो बाहरी दुनिया के साथ में किस प्रकार से संचार को, किस प्रकार से संचार को, अर्थात कम्युनिकेशन, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, वो बाहरी दुनिया के साथ में किस प्रकार से संचार अर्थात कम्युनिकेट कर सकता है। तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास में दो यूनिट होती है। क्या, हमारे पास में दो यूनिट होती है, एक होती है इनपुट डिवाइस, एक क्या होती है, इनपुट डिवाइस, और एक क्या होता है आपका आउटपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर को जब कभी भी बाहरी दुनिया के साथ में, कंप्यूटर को जब कभी भी बाहरी दुनिया के साथ में संचार या संपर्क साधना होता है, तो वो इन्हीं दो युक्तियों के साथ में, इन्हीं दो डिवाइसों के साथ में संचार को स्थापित कर सकता है। एक होता है इनपुट डिवाइस और दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। और अब आप बताइए, इन दोनों के साथ में कौन चिपक के बैठता है। यहां पास है आपका यूजर, ये कौन है, आपका यूजर, ठीक है, और इधर भी कौन रहेगा, यूजर रहेगा, इधर भी क्या है, आपका यूजर है। अब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस कौन देगा, कंप्यूटर को डाटा कौन प्रोवाइड करवाएगा, यूजर। और कंप्यूटर से डाटा का और इंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट। आउटपुट में क्या मिलता है हमको, सूचना, सूचना अर्थात इंफॉर्मेशन। तो वो प्राप्त कौन करेगा, कंप्यूटर से प्राप्त करेगा कौन, यूजर। कहने का मतलब क्या, कंप्यूटर में, याद रखिएगा, ये जो आपको शब्द बता रहा हूं ना, ये आपको क्वेश्चन में इनपुट आउटपुट से घुमा देगा यहां से प्रश्न में। तो याद रखिएगा, जब कभी भी इनपुट की बात होगी, ध्यान में रखिएगा, ये में शब्द का पकड़ लीजिएगा आप लोग, और एक होगा कंप्यूटर से। 2 से 3 बार व्यापम पूछ चुका है, 2013 के पेपर में आ चुका है, सिर्फ में और से क्वेश्चन को घुमाया था। कंफ्यूज होंगे आप, क्वेश्चन में दिए इसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो यूजर को जब कंप्यूटर में कुछ देना होगा, क्या देंगे, डाटा देंगे और इंस्ट्रक्शंस देंगे, है ना, आंकड़े देंगे और निर्देश देंगे। प्राप्त क्या करेंगे, सूचना, कहां से, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से यूजर प्राप्त करेगा। अच्छा, अब आप एक बात बताइए यहां से मेरे को, कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है। कंप्यूटर, देखिए हमने क्या है, मैंने आपको जो सबसे पहली क्लास में पढ़ाया था इनपुट, फिर मैंने आपको बताया था क्या, प्रोसेसिंग, दूसरा क्या आता है, प्रोसेस, और तीसरा क्या आता है, आउटपुट। अब आप बताइए कि जो कंप्यूटर है आपका, वो कौन सी भाषा समझता है। सिर्फ एक ही भाषा समझता है, वो है मशीन भाषा। और मशीन भाषा का मतलब क्या होता है, 0 और 1, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी। कंप्यूटर केवल मशीन भाषा को समझ सकता है, अर्थात बाइनरी भाषा को समझ सकता है। बाइनरी भाषा का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर केवल और केवल 0 और 1 में ही काम कर सकता है। क्या इंसान केवल 0-1 में काम करता है, नहीं। तो जो यूजर होगा ना, तो यहां पास में जो आपका इनपुट डिवाइस होता है, समझिएगा, ये जो आपका इनपुट डिवाइस है, यहां जो आपका इनपुट डिवाइस है, यहां पास में एक क्या होता है, इनकोडर होता है। एक होता है इनकोडर। क्या होता है, इनकोडर। इनकोडर से आपको क्या शब्द मालूम पड़ रहा है, इनकोडर से आपको मालूम पड़ रहा है कि यहां पास में क्या हो रहा है, किसी प्रकार की कोडिंग की जा रही है,
किसी प्रकार की कोडिंग की जा रही है, समझिएगा किसी प्रकार की यहां से क्या की जा रही है, कोडिंग। ये किस चीज की कोडिंग की जा रही है भाई, आपने कंप्यूटर से कुछ काम करवाना चाहते हो तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इनपुट डिवाइस का एक पार्ट होता है इनकोडर, और कोडिंग की जाती है किसकी, जो आप भाषा में कंप्यूटर से बात करना चाह रहे हो, आपकी भाषा अलग है और कंप्यूटर की भाषा मशीन भाषा है। तो कंप्यूटर जो है ना वो मशीन भाषा को समझता है लेकिन इंसान नहीं समझता। तो ये क्या करता है, जो आपका कोडिंग होती है, और इसमें एक कोडिंग यूज की जाती है जिसको हम कहते हैं आस्की कोडिंग। आस्की, ASCII, आस्की कोडिंग। समझिएगा यहां से, आस्की कोडिंग क्या होता है कि जो कंप्यूटर के लिए कौन सी भाषा समझता है कंप्यूटर, 0 और 1 को, लेकिन हम तो कुछ और भाषा में इसको डाटा और निर्देश देते हैं। तो ये जो आस्की कोडिंग होती है ना, ये आपके द्वारा जितने भी निर्देश या डाटा दिए गए हैं सबके लिए कोड पहले से निर्धारित होता है। और एग्जाम में ये पूछ चुका है कि आस्की कोड कितने बिट का होता है, तो आप बताएंगे इट इज अ 7 बिट कोड। और इसके बाद में आस्की कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, ए फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या करता है कि जो यूजर ने जो डाटा और निर्देश दिए हैं इसको मशीन भाषा में 0 और 1 में कन्वर्ट करता है और प्रोसेस होता है उसके बाद, और हमको क्या मिलता है, यहां से आउटपुट मिलता है। तो नोट कर लीजिए, जो इनपुट यूनिट होती है वो किस लिए होती है, इनपुट यूनिट का मतलब होता है कि वह हार्डवेयर डिवाइसेस जो उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान किए जाने वाले डाटा और निर्देशों को प्राप्त करता है उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा को यूजर को प्रदान करना, वो काम कौन करता है, आपका आउटपुट डिवाइस करता है। यहां तक क्लियर हुआ। तो ये जो आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस का क्या हो गया, ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो परिभाषा तो आपसे पूछेगा नहीं, सीधे आपसे यहां से क्या क्या पूछ सकता है कि कंप्यूटर में डाटा जब कंप्यूटर डाटा प्राप्त करता है तो उसको क्या कहते हैं, तो इनपुट, अर्थात कंप्यूटर में। और जब कंप्यूटर से डाटा प्राप्त किया जाता है, कंप्यूटर से, तो आप क्या कहोगे, कंप्यूटर से अर्थात क्या, आउटपुट मतलब क्या, सूचना या इंफॉर्मेशन। तो ये में और से में कंफ्यूज मत होइएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फंसाता है क्वेश्चन को, इसलिए मैंने आपको बताया। इसको नोट करिए, है ना, फिर बढ़ते हैं हम, आप देखते हैं कि इनपुट डिवाइस के उदाहरण क्या क्या होते हैं। चलिए नोट करिए इसको। ठीक, आइए देखिए, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनपुट डिवाइस। अभी हमने क्या किया, इसके पहले इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में समझ लिया कि होते क्या है। अब हम स्टार्टिंग करते हैं इनपुट डिवाइस को। तो चलिए, इसके लिए मेरे को थोड़ा सा बड़ा चाहिए होगा, तो मैं इसको रिमूव करके यहां समझिएगा। आइए देखिए, ये क्या है आपका इनपुट। इनपुट डिवाइस, और ये क्या हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। ठीक, चलिए अब बताइए कि सबसे पहले आप इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण बचपन से देखते आ रहे हैं। सबसे पहला क्या हो गया, कीबोर्ड। और क्या देखा है आपने, माउस। जो फॉरेन कंट्री के लोग होते हैं वो माउस को माउस नहीं कहते, याद रखिएगा, उसको माइस कहते हैं। और माइस से समझिएगा चूहा, तो उसी से कुछ जो आपका माउस आपको जो देखने को मिलता है ना, वो उसकी जो उत्पत्ति हुई है ना, वो माइस शब्द से हुई है। जिसको हम माउस यूज करते हैं वो किससे बना है, माइस से बना है। और आपको पता होगा माइस का मतलब क्या होता है, चूहा। ठीक है, तो ये क्या है आपका माउस। तो दूसरा नंबर पे आ गया आपका माउस। और बताइए क्या होता है इसके बाद में, फिर आप पढ़ लेते हैं। एक हो गया आपका माउस, कीबोर्ड, माउस। इसके बाद में आप देख लीजिए, यहां से आ जाएगा आपका टच स्क्रीन। चलिए, टच स्क्रीन तो दोनों का कंबाइन होता है। लाइट पेन, और आप देखिएगा इसके जो एग्जांपल्स होते हैं
वो होता है स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, और इसके बाद में क्या है, डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा। और देख लीजिए ये सब हो गया कॉमन। इसके बाद में आते हैं जो कॉमन नहीं है, तो आपने देखा होगा एक बायोमेट्रिक, जो आजकल अधिकतर यूज हो रहा है, बायोमेट्रिक। इसके बाद में आप आ जाओ तो आपने देखा होगा OMR, नाम आपने बहुत सुना होगा। इसके बाद में एक होता है BCR, इसके बाद में एक होता है MICR। इसके बाद में होता है, आपने देखा होगा QR कोड करने, QR कोड रीडर, और माइक, ये आपका माइक, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या आपका माइक्रोफोन। ये किसके एग्जांपल हो गए? ये सारे के सारे एग्जांपल हो गए आपके इनपुट डिवाइस से। क्या? कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, इसके बाद में डिजिटल कैमरा, बायोमेट्रिक, OMR, BCR, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। याद रखिएगा, मैग्नेटिक MICR का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो क्या होगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और यदि आपको ऑप्शन में MICR का आपको फुल फॉर्म पूछा है, और आपको यदि ऑप्शन में रिकॉग्निशन नहीं दिया हुआ है, रीडर दिया हुआ है, किसी भी चारों ऑप्शन में यदि कहीं पास भी रिकॉग्निशन ना देके रीडर दिया हुआ है, तो आपको उसको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर ही लेना है। फिर पहली प्रायिकता क्या होनी चाहिए? रिकॉग्निशन। यदि आपको रिकॉग्निशन नहीं दिया है तो आप वहां पास आंसर क्या लेंगे? रीडर, R फॉर रीडर। और पहले क्या लेना है आपको? रिकॉग्निशन। तो ये हमारे क्या एग्जाम्पल हो गए? ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए आपके इनपुट डिवाइस के। अब आइए आउटपुट डिवाइस में। तो सबसे पहले तो आप क्या देखते हो? मॉनिटर, ये सब जान रहे हैं। इसके बाद में आपने देखा होगा प्रिंटर, के बाद में आपने देखा होगा एक प्रोजेक्टर, और एक आपने सुना है प्लॉटर। तो ये सब क्या हो गए? आपके आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हो गए। अब आप देखिए तीसरी डिवाइस क्या होती है। एक तो आपने पढ़ लिया इनपुट डिवाइस, एक आपने पढ़ लिया आउटपुट डिवाइस। इसके बाद में तीसरी डिवाइस होती है आपकी क्या? जो दोनों ही होती है। तीसरी डिवाइस क्या? जो दोनों होती है, अर्थात क्या? इनपुट भी होंगी और आउटपुट भी होंगी। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? बोथ इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ये दोनों तरह का काम करती हैं। तो क्या होता है देखिएगा, आपका सबसे पहले जो आप मोबाइल में यूज करते हैं या टैबलेट में यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टच पैड, टच स्क्रीन। इसके बाद में आपने देखा होगा एक डिवाइस होती है मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। और एक होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया हमारे यहाँ पास में? इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया। एक आपका हो गया टच पैड, दूसरा आपका हो गया क्या यहाँ से? मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। और तीसरा क्या है? NIC। NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो हमने यहाँ से तीन टाइप की डिवाइस देख ली। पहली दोस्तों क्या देख ली? आपका इनपुट डिवाइस। उसके बाद में हमने देख लिया आउटपुट डिवाइस, और इसके बाद में तीसरा कॉमन क्या आता है? जो दोनों में कॉमन यूज होता है, उसको हम कहते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। यहां तक सबका क्लियर है? तो चलिए इसको नोट करिए। इसके बाद में क्या करेंगे हम? एक एक करके जो जितने भी हमारी इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है, हम उन पे चर्चा करेंगे। तो चलिए इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम समझते हैं। चलिए यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया ना, यदि एग्जामिनर आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस से इजी क्वेश्चन देना चाहेगा तो सिंपल आपको क्या कर देगा? पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का है। तो आपको एक इनपुट डिवाइस देगा और तीन आपको आउटपुट डिवाइस दे देगा, आप टिक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वो आपको फंसाना चाहेगा तो इसके पहले मैंने आप लोगों को इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में डिटेल में बताया था, वहां से क्वेश्चन कर सकता है। और या तो एक क्वेश्चन छापिए, लिखिए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन बनता है कि कौन सा सर्वाधिक लोकप्रिय, क्वेश्चन को नोट करिएगा, यहां मैं नोट नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन नोट करिए कि कौन सा सर्वाधिक, सबसे अधिक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। सर्वाधिक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो नोट करिएगा, सर्वाधिक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस का उदाहरण है आपका कीबोर्ड। कमेंट में लिख के बताइएगा, सर्वाधिक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? कीबोर्ड। इसके बाद में पूछता है कि सबसे पहला, प्रथम बार इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया गया डिवाइस क्या था? फर्स्ट इनपुट डिवाइस,
फर्स्ट इनपुट डिवाइस क्या था? तो दोस्तों क्या फर्स्ट हमने देखा था, आपका एक टेबुलेटिंग मशीन थी। टेबुलेटिंग मशीन कौन बनाया था? आपका हरमन होलेरिथ। क्या? हरमन होलेरिथ। और मैंने वहां आपको बताया था कि हरमन होलेरिथ ने अपनी टेबुलेटिंग मशीन में एक इनपुट डिवाइस को यूज किया था, उसका नाम क्या था? पंच कार्ड। तो विश्व में सबसे पहला इनपुट डिवाइस जो यूज किया गया था वो क्या था? आपका पंच कार्ड। दो क्वेश्चन बनते हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, प्रथम बार यूज किया गया इनपुट डिवाइस तो क्या होगा? आपका पंच कार्ड। लिखिए दोस्तों इसको, ठीक है। चलिए चलिए मैं इसको हटा रहा हूं, अब आगे बढ़ते हैं। और जब मैं आप लोगों को मदरबोर्ड पढ़ा रहा था, मैंने आप लोगों से वादा किया था ना कि ये जब जितना भी कंटेंट दे रहा हूं दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों को इतने कॉन्फिडेंस से कह पाता हूं कि आप ना, यदि आपने आपके दोस्त ने कोई सा भी कोड पेज ज्वाइन किया होगा, उठा के देखिएगा आप इनपुट आउटपुट डिवाइस को, जनरेशन को उठा के देखिएगा, कोई भी आपको यदि इतने डिटेल में और इतने सरल तरीके से पढ़ाया होगा तो दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर आपसे भी अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, फ्री कोर्सेज में। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पेड कोर्सेज में भी इतना कंटेंट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो बार बार आप लोग पीडीएफ की जिद मत करिए कि सर पीडीएफ पीडीएफ, जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं उसको नोट करिए, वो आपके एग्जाम में काम आने वाला है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप दोबारा उसको पढ़ने नहीं वाले, ठीक है। चलिए, अभी मैंने आपको जब मदरबोर्ड पढ़ा रहा था तो मदरबोर्ड में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, क्या कि देखिए जैसे ये सपोज ये आपका मदरबोर्ड है और ये क्या है, सेकंड नंबर पे हमारे पास में ये है हमारे क्या, पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइस। कंप्यूटर से या मदरबोर्ड से बाह्य रूप से जुड़ने वाले, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, आप उठा के देखिएगा पीवाईक्यू को। कंप्यूटर से या मदरबोर्ड से जुड़ने वाले, बाह्य रूप से जुड़ने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। और वो जब आपके कंप्यूटर से या मदरबोर्ड से जुड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पीओआरटी पोर्ट। तो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस में यहां से क्वेश्चन बनता है, पूछता है कि बताइए प्रिंटर को मदरबोर्ड के किस पोर्ट से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि आपके माउस को, आपके मॉनिटर को किस पोर्ट से जोड़ा जाता है। यदि ये क्वेश्चन आ गया ना तो दोस्तों आप फंस जाओगे। तो चलिए नोट करिए, पहला सबसे पास में हमारे पास में आता है, अब आपको बता रहा हूं मैं पोर्ट के बारे में, है ना। और जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा। हम लोगों को एग्जाम में अंक प्राप्त करना है, ज्ञान अर्जन के लिए आप लोग अभी मत पढ़िए। ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ना होगा तो बीएससी कंप्यूटर साइंस में, आईटी वगैरह में ज्वाइन करिए। हमको एग्जाम में अंक प्राप्त करना है तो यहाँ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, पोर्ट। तो पहला पोर्ट आपका आता है PS2 पोर्ट बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं? PS2, अर्थात क्या हो गया आपका पर्सनल, पर्सनल सिस्टम पोर्ट 2। क्या होता है आपका? पर्सनल सिस्टम। PS का मतलब क्या होता है यहां से? पर्सनल। ये हो गया आपका पर्सनल, और S फॉर सिस्टम, पर्सनल सिस्टम पोर्ट 2, पर्सनल सिस्टम पोर्ट 2। इससे क्या क्या जुड़े होते हैं? ये जो आपका PS2 पोर्ट होता है ना, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, बाई द वे एग्जाम कुछ आपको एग्जामिनर आपसे भी टफ क्वेश्चन करना चाहे तो ये 6 पिन पोर्ट होता है। क्या आपका PS2 पोर्ट जो होता है, पर्सनल सिस्टम पोर्ट, जिसको हम PS2 कहते हैं, ये 6 पिन पोर्ट होता है। और इससे दो डिवाइस जुड़ते हैं, इससे हमारे दो डिवाइस जुड़ते हैं PS2 पोर्ट से। पहला क्या जुड़ता है? कीबोर्ड, पहला जुड़ता है इससे कीबोर्ड, और दूसरा जुड़ता है इससे माउस। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कीबोर्ड किस पोर्ट से जुड़ता है तो आप बताएंगे PS2, माउस किससे जुड़ता है तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे PS2 पोर्ट से जुड़ता है। इसके बाद में आपको सुनने को मिलता है, ये आपका क्या हो गया? पोर्ट नंबर 1 PS2 पोर्ट। दूसरे नंबर पे आप लिखिए सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट में क्या होता है कि इसमें एक टाइम पे इसमें एक बिट, 1 बिट डाटा ट्रांसफर एट अ टाइम, 1 बिट डाटा ट्रांसफर एट अ टाइम, एट अ टाइम। सीरियल पोर्ट में क्या होता है? एक समय पे एक ही बिट डाटा का ट्रांसफर होता है। इसको हम क्या कहते हैं? सीरियल पोर्ट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सीरियल पोर्ट। और सीरियल पोर्ट से क्या जुड़ा होता है तो आप लिखिएगा मॉडेम। क्या? मॉडेम। सीरियल पोर्ट से हम क्या जोड़ते हैं? मॉडेम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। आइए तीसरे नंबर पे, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। थर्ड नंबर पे क्या देखते हैं? हमने पहला देख लिया PS2 पोर्ट अर्थात पर्सनल सिस्टम पोर्ट नंबर 2, सीरियल पोर्ट देख लिया। तीसरे नंबर पे आप आइए, ये होता है आपका पैरेलल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट से क्या होता है? देखिए पैरेलल पोर्ट से क्या जुड़ता है, यहां पास में क्या हो रहा है कि एक बिट एक समय पे ट्रांसफर हो रहा है। पैरेलल पोर्ट में क्या होता है कि एक से अधिक, एक बिट से अधिक
एक बिट से आपका अधिक, एक बिट से अधिक, एक समय पे एक बिट से अधिक डाटा ट्रांसफर हो सकता है। और इसमें क्या जुड़ता है, तो दोस्तों इसमें आप लिखिएगा आपका प्रिंटर, क्या प्रिंटर। तो आप पैरेलल पोर्ट से क्या जोड़ते हो, प्रिंटर। तो पहले वाले PS2 में क्या कीबोर्ड माउस हो गया, दूसरे वाले सीरियल पोर्ट में क्या हो गया, आपका मॉडेम जुड़ता है। और जब आपका पैरेलल पोर्ट होता है उससे क्या जुड़ता है, आपका प्रिंटर। और चौथे नंबर पे आता है जिसने पूरे के पूरे पोर्ट की दुनिया को बदल के रख दिया, उसका नाम होता है यूएसबी। यूएसबी अर्थात क्या, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसमें क्या होता है, देखिए ये यूएसबी ने क्या किया, यूएसबी ने जो हम बार बार हमको अलग अलग पोर्ट लग रहे थे ना आपके, कौन कौन से पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, PS2 पोर्ट, सबको रिप्लेस करके एक पोर्ट आ गया, यूनिवर्सल बोलते हैं ना, यूनिवर्सल आइडिया है। तो यूनिवर्सल पोर्ट आ गया। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हैं यूएसबी के माध्यम से। तो हम देखिए आज वर्तमान में हम सबसे अधिक यूज करते हैं किसी चीज का, तो वो क्या होती है, हमारी पेन ड्राइव। जब भी हमको कंप्यूटर से, सिस्टम से कभी पेन ड्राइव को जोड़ना रहता है तो किसमें लगाते हैं, आपका यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं। इसके बाद में जो आप कीबोर्ड यूज कर रहे हो ना, जो आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड हो चाहे आपका माउस हो, जितनी भी आपकी डिवाइसेस होती हैं आप यूएसबी पोर्ट के माध्यम से जोड़ सकते हैं। तो अभी हमने कितने देख लिए, 4 पोर्ट देख लिए। इसके बाद में दोस्तों लास्ट पोर्ट को ऐड करिएगा, 5वें नंबर का, मैं उसको बीच में लिख रहा हूं। 5वें नंबर का आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है, इसको हम बोलते हैं HDMI। HDMI पोर्ट, क्या HDMI, या इसको हम कह देते हैं VGA। VGA का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ा चुका हूं VGA को। VGA का फुल फॉर्म बताइएगा। यहां मैं आपको HDMI बता रहा हूं, HDMI का फुल फॉर्म बता रहा हूं। तो HDMI का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो जो आपका HDMI या VGA पोर्ट होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, जितने भी आपकी डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं, जैसा कि मॉनिटर हो गया, प्लॉटर हो गया, जितनी भी आपकी डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं उसको हम जोड़ते हैं किससे, आपके HDMI या VGA पोर्ट से जोड़ते हैं। तो ये किस लिए यूज होता है, ये सारा का सारा जो भी आपकी डिस्प्ले डिवाइस होती हैं, डिस्प्ले डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हम HDMI या VGA पोर्ट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इनपुट आउटपुट डिवाइस में मैंने आप लोगों को सारा कुछ डिटेल में समझाया। अब आगे हम अपनी अगली क्लास में इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो कीबोर्ड से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, MICR से बनता है, SCR से बनता है, OMR से बनता है, उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद में अगली क्लास में हम देखेंगे आपके आउटपुट डिवाइस को। तो चलिए दोस्तों, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पर ही आप लोगों की क्लास का यहाँ उसको अभी आज की क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।